2014 में बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सत्ता में आई। तब से मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण और हिंसा में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जो नीतियों के आश्रय और गवर्नेंस के आश्रय और शायद संविधान के तमाम पाए या कहें तमाम पिलर्स के मद्देनजर एक वक्त सत्ता के साथ ही दिखाई दे, क्या कुछ नहीं किया गया। 2014 से लेकर 2022 तक 23,000 करोड़ रुपए जिस प्रचार में फूके गए, इस देश के अखबार हो, इस देश के टेलीविजन हो, इस देश में पब्लिकेशन डिवीजन हो, इस देश में तमाम जगहों पर जो लगने वाली होर्डिंग्स हो, इस देश के भीतर लगभग 250 से ज्यादा योजनाओं का जो ऐलान किया गया और हर योजना के साथ प्रचार और प्रोपेगेंडा कैसे जुड़ता चला गया, यह कोई छुपी हुई चीज नहीं है। भौतिकवाद सस्ती मजदूरी पर ही फलता फूलता है और सस्ता श्रम पाने का एक ही तरीका है लोगों का शोषण। आज गरीबी एक नए तरह की गुलामी है। पुराने समय में जब सस्ते श्रम की जरूरत होती थी, लोगों को गुलाम बना लिया जाता था और उनका शोषण होता था। आज चूंकि गुलामी का अंत हो चुका है, तो हम लोगों को गरीब बनाए रखकर उनका शोषण करते हैं। लेकिन फिर वही बात, जब स्थितियां फिसलती हैं तो फिसलते चली जाती है और उस मौके पर सत्ता अक्सर अपने आप को फिसलन से रोकने के लिए सामने वाले को कटघरे में खड़ा करने से कतराती नहीं है। कौन है इस देश के भीतर जो प्रधानमंत्री की छवि धूमिल कर रहा है? कौन है इस देश के बाहर बैठा शख्स जो प्रधानमंत्री मोदी की छवि को धूमिल कर रहा है? किसने ली है सुपारी और कहां से आ रहा है ये पैसा, कहां से आ रहे हैं ये विचार? शायद प्रधानमंत्री इस बात को कहना चाहते हैं। कांग्रेस ने अपने राज में 70 साल में घोटाले और भ्रष्टाचार से आपकी गाड़ी कमाई के 48 खरब 30 अरब 69 करोड़ रुपए लूटे हैं। 48 खरब 20 अरब 69 करोड़ रुपए, ये इतना सारा पैसा है कि बोलते बोलते जुबान भी लड़खड़ाने लग जाए। 48 खरब 20 अरब 69 करोड़ रुपए से इस देश के तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों ने जब जब सत्ता संभाली वो करप्ट हो गए, और करप्ट का आलम यह था कि आज उनसे जुड़े हर दस्तावेज जांच एजेंसियों के पास है, हर किसी की फाइल तैनात है, वो तैयार है। तो फिर सुपारी कौन ले रहा है और फिर सरकार की छवि और प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल कौन कर रहा है? हमें लगता है कि इस दौर में पहली बार 2014 के बाद 2024 जैसे जैसे निकट आ रहा है, सत्ता को यह महसूस होने लगा है कि इस देश की राजनीतिक जमीन जिन वोटरों के आश्रय खड़ी थी, जिन विचारों के आश्रय खड़ी थी, जिस सोच के आश्रय खड़ी थी, वह संयोग से डगमगाने लगी है। मैं कह सकता हूं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है तो उसका श्रेय यदि दिया जाना चाहिए तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यदि कुछ बोलता था, उसकी बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए उतनी गंभीरता पूर्वक नहीं लिया जाता था। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो लोग कान खोल कर भारत की बातों को सुनते हैं। यह हैसियत अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की बनी है। हमें लगता है कि सरकार ने जितना खर्च प्रचार और प्रोपेगेंडा पर किया, वह भी भारत के भीतर एक दस्तावेज अपने आप में है। इतना खर्च कभी नहीं हुआ। मनमोहन सिंह के काल में जितना खर्च हुआ, उससे 2 गुना से ज्यादा खर्चा महज 8 बरस में हो गया। उसके बाद के 2 बरस का आंकड़ा अभी तक सामने आया नहीं है। चाहे टाइम पत्रिका का दिया गया द ग्रेट डिवाइडर का तमगा हो, या न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन, इकोनॉमिस्ट और ग्लोबल टाइम्स द्वारा की गई आलोचना, या हाल में जर्मन विदेश मंत्री द्वारा भारत में प्रजातंत्र हनन के मामलों की आलोचना हो, नरेंद्र मोदी के लिए ये सब चिंता का विषय होना चाहिए। जितने प्लेटफॉर्म पे मोदी इंटरैक्ट कर रहे हैं लोगों से, आम जनता से, हमारे ख्याल से आप जरा दे दीजिए दूसरा कोई एग्जाम्पल। 10 साल पहले किसी को बूथ स्तर के कार्यकर्ता की फिक्र नहीं थी। पार्टी में सिर्फ विधायक
सांसद या जिला पंचायत अध्यक्ष की ही पूछ हुआ करती थी। कर्नाटक में इस समय 58,000 बूथ हैं। इस तरह हमारे पास 58,000 बूथ अध्यक्ष हैं। हमारे पास हर बूथ पर 2 सचिव हैं। इस तरह पूरे प्रदेश में सचिवों की संख्या 1,16,000 हो गई। हर बूथ पर 13 सदस्यों की समिति अलग से बनाई गई है। इसका अर्थ हुआ कि पूरे प्रदेश में 7,54,000 लोग बूथ स्तर पर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आइए राजेश जी, सरकार बनाना है। मोदी जी के वोट तो मेरा लाइन लगा दे, तब जाने हमारी तो तुम लोग के मिलेगा कि हम लोग के मिलेगा। बीजेपी हिंदुत्व के सिद्धांतों पर चलती है। ये ऐसा आंदोलन है जो हिंदुओं को मुसलमानों और ब्रिटेन के शासन के पीड़ितों के तौर पर देखता है और इस अन्याय को दूर करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाता है। आज ये दुनिया में सबसे ज्यादा पार्टी सदस्य होने का दावा करती है। भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा संकट विश्वसनीयता का संकट है। एजेंडे में कौन क्या लिखता है इसका महत्व जरूर है, और हमने अपने एजेंडे को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा है कि हम लोगों की ज्वलंत समस्याओं पर अपने समाधान प्रस्तुत करें। लेकिन सवाल तो लोगों के भरोसे का है, और भरोसा व्यवहार से होगा, खाली उद्घोषणा से नहीं होगा।